नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, आ रहा है चुनाव तो तमाम पार्टियों के नेता, सियासी पार्टियों के नेता दिखने लगे हैं। तो साफ कहा जाएगा कि अब चुनावी पिटारा खुलने वाला है, वादा ही वादा दिखेगा। लेकिन जनता बहुत ही होशियार है। जनता की नज़र तमाम पार्टियों के नेताओं की गतिविधियों पर है, उनके वादों पर है, उनकी हरकतों पर है, उनकी उपलब्धियों पर है, उनकी नाकामियों पर है। और सबसे बड़ी बात कि जो आप बयान दे रहे हैं उसके तह तक जाने की दरअसल इसकी होशियारी है जनता के पास। तो दौरे ठीक है, चुनावी पिटारे भी ठीक हैं, लेकिन दरअसल जब चुनाव आएंगे तो जनता को कौन अपनी तरफ लुभा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल है कि 2022 का बादशाह कौन बनेगा, 2022 का सिकंदर कौन बनेगा। यानी कि चुनाव से पहले जो सियासी सरगर्मियां आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत है। चुनावी शंखनाद हो चुका है और शंखनाद के साथ ही तमाम पार्टियों के नेता जनता को लुभाने में लगे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, कई सवाल जवाब का दौर चलेगा। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं बयानबाजी, कई नेताओं की बयानबाजी, क्या कुछ आज अलग अलग जगहों पर उनकी तरफ से की गई। सम्मान करना था, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाया। ये काम पहले भी हो सकता था। आगे किसने रोका था कांग्रेस को, किसने रोका था बबुआ को, और किसने रोका था बुआ को? तो पहले भी थे ना, इनको तो पूरा मौका मिला था ना प्रदेश में कार्य करने का। लेकिन नहीं, पहले विकास के लिए भी काम होता था, भाई भतीजेवाद के लिए काम होता था। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वीकार किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। भारत की राजनीति विश्वास के संकट को खड़ा नहीं करना चाहते। भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति विश्वसनीयता का भाव हम पैदा करना चाहते हैं। सतपाल सिंह जी ने जैसे ही अपना ये टूर्नामेंट शुरू किया, पूरे प्रदेश भर में क्या कहा कि बीजेपी के सांसदों ने सांसद खेल स्पर्धा शुरू कर दी। तो क्या बुरा किया? इनके चुनाव तो भी 2024 में है। अगर अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर करें तो क्या बुराई है? ये लोग दो ही चीज चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं, जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं। कहते थे लाखों नौकरियां मिल जाएंगी, 70 लाख नौकरी मिलेंगी। बताओ हमारे अर्घवंशी समाज के लोगों को कितनों को नौकरी मिल गई? यहां बैठे खड़े नौजवान बताओ कहां है रोजगार, कहां है नौकरी? नौकरी नहीं है। और अब जब समय खत्म हो गया तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम टैबलेट देंगे, नौजवानों को टैबलेट देंगे। आपने तो देखा है कि झूठे विज्ञापन भी देते हैं। अब कल ही आपने देखा होगा, मोदी जी गए, उद्घाटन किया उन्होंने, जेवर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा। तो सब अपनी सोशल मीडिया पे जितने भी इनके नेता हैं सब फोटो लगाने लग गए। सबने देखा कि बहुत बढ़िया है जेवर का एयरपोर्ट। पता चला चीन की फोटो है। और नोएडा में शिलान्यास करने गए थे, चाइना के एयरपोर्ट की फोटो लगाते हैं, अमेरिका की फैक्ट्रियों की फोटो लगाते हैं अपने विज्ञापनों में। तो आने वाला है चुनाव और तमाम पार्टियों के नेता दिखने लगे हैं। चुनावी पिटारा खुलेगा, ढेर सारे वादे निकलेंगे, पुराने वादों को दोहराया जाएगा, नाकामियां दिखाई जाएगी, उपलब्धियां बताई जाएंगी। लेकिन जनता है किधर, इस बात को समझना कोई आसान काम नहीं है। कम से कम भारतीय लोकतंत्र में तो जनता का जो मैंडेट होता है उसे समझना कोई खेल नहीं है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। ऋषि मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। ऋषि, बहुत बहुत आपका स्वागत है।
कृष्ण मोहन पांडे जी, बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ और भी कई मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। एक आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी जुड़ चुकी हैं इस वक्त, तरुणिमा श्रीवास्तव जी। तरुणिमा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ऋषि के पास आऊंगा। ऋषि, देखिए चुनाव अब आने वाला है, सभी को, हम लोग को तो ज़्यादा बेहतर पता है ऋषि कि चुनाव आने से पहले नेता खूब दिखने लगते हैं, बयानबाजी होने लगती है, चुनावी पिटारा खुलता है, वादों पर वादा है ना किए जाते हैं, कई वादे जो पुराने किए गए थे उसे याद दिलाए जाते हैं, फिर नए वादों की लंबी फहरिस्त दिखाई जाती है, जनता सब कुछ देखती रहती है। लेकिन एक बात बताएं, क्या मान लिया जाए कि अब चुनाव से पहले की जो सरगर्मी है, ये सरगर्मी अब लगातार चुनाव खत्म होने तक चलेगी और तमाम पार्टियों की धड़कनें तेज होनी शुरू हो जाएंगी? यहां से बताइए ऋषि। ऋषि सुन पा रहे हैं आप? ऋषि तक लग रहा है मेरी आवाज नहीं गई। कोई बात नहीं, ऋषि के पास मैं बाद में आऊंगा। चले, मैं कृष्ण मोहन पांडे जी के पास आता हूं। कृष्ण मोहन जी, चुनाव आ गया, आप लोग भी एक्टिव हो चुके हैं और देश आ रही है? आ रही है आवाज? जी आ रही, बिल्कुल आ रही है। कृष्ण मोहन पांडे जी, आप बोल रहे हैं ना? मैं ऋषि मिश्रा बोल रहा हूं। अच्छा चलिए ऋषि, मैं आप ही के पास आना है। पहला सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे, मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। कृष्ण मोहन जी, ऋषि, मेरा सवाल यह था कि चुनाव देखिए अब आने वाला है, वादों का पिटारा खुलेगा, खूब वादे गिनाए जाएंगे, पुराने वादों को याद दिलाए जाएंगे, नए जो वादे हैं उसकी लंबी फहरिस्त दिखाई जाएगी। अब बताइए कि जनता थोड़ी होशियार भी हो गई है, जनता इंतजार कर रही कि चुनाव तो आए, किसे वोट करना है डिसाइड करेंगे। लेकिन क्या मानकर चला जाए ऋषि कि अब शंखनाद बज चुका है, यहां से तमाम सियासी पार्टियों की धड़कनें अब तेज होने वाली हैं, अब उन्हें फुर्सत नहीं जब तक चुनाव नहीं हो जाए? देखिए गौरी शंकर जी, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि ये वह राज्य है जो जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उत्तर प्रदेश में फतह कर लिया, उसका अगला मतलब जो लोकसभा चुनाव है उसमें राह आसान हो जाती है। उत्तर प्रदेश 80 सांसद चुन के भेजते हैं। सवाल उठता है, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि क्या जो चुनाव होंगे वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे लड़ी जाएगी। लोकतंत्र का आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है ऋषि आ रही है, बोलिए आप। लोकतंत्र के महापर्व में जो चुनाव होनी चाहिए इन मुद्दों पे ही होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे सियासतदान है वो अपने कैरेक्टर से बाज नहीं आते। ऋषि चलिए, मैं एक बार फिर से सवाल दोहराता हूं, शायद सवाल सुने नहीं आप। सवाल मेरा ये था कि ये जो सियासी पार्टियों की जो गतिविधियां बढ़ी हैं, अचानक सरगर्मियां बढ़ी हैं, क्या पूरी तरह से मान लिया जाए कि शंखनाद बज चुका है चुनाव का? सभी पार्टियों की सरगर्मियां बढ़ेंगी, तमाम पार्टी के नेता बड़े बड़े वादे करेंगे, एक दूसरे पर वार प्रहार करेंगे। क्या यहां से पूरी तरह से चीजें बदल रही हैं? बिल्कुल, देखिए चुनाव आते ही हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो अपने अपने हिसाब से लोगों को लुभाने का प्रयास करते हैं। अब ये जनता के कसौटी पे कौन पॉलिटिकल पार्टी खड़ी उतरती है ये तो जनता डिसाइड करेगी। चलिए बिल्कुल, चलिए ऋषि चलिए, मैं अब थोड़ी देर के बाद आपके पास आऊंगा सर। समय बहुत ज्यादा चला गया, आप चूंकि आप कनेक्ट नहीं हो रहे थे, मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आता हूं। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे से। पांडे जी, एक बात बताएं, रणनीति छुपाने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से कि अब खुलेआम हो गए कि अब देख लीजिए बीजेपी इसी दम के साथ अपना चुनावी हुंकार भर चुका है, समय बताएगा बीजेपी की झोली में सारी सीटें जो आप लोग दावा कर रहे हैं ना 350 सीटें गिरेंगी, कैसे गिरेंगी सर बताइए? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी को बड़े लंबे दिनों से देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कोई एक दिन की कार्य करने वाली पार्टी नहीं कि जब चुनाव आए तो उसके लिए लग गए और जब चुनाव समाप्त हो जाए तो फिर अपने लूट खसोट भ्रष्टाचार में लग जाए। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से संगठनात्मक पार्टी है, संगठन के विचार, संगठन की व्यवस्था पे काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन उसके कार्यकर्ताओं के साथ बैठक,
विचारण, सम्मेलन अलग अलग तरह के हर प्रमोशों के, हर प्रकोष्ठों के होते रहते हैं। तो हमारा लिए ये चुनाव आया है, ठीक बात है, चुनाव आया है तो अपने किए गए 5 वर्षों के विकास कार्य को जनता को बताने के लिए ये एक माध्यम हो सकता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी सदैव से संगठन के बैठक पे, परिचर्चा पे, संगठन के कार्यकर्ताओं से मिलकर अपनी बातें, उनकी बातें सुनने में विश्वास रखती है। रही बात वर्तमान के चुनाव परिदृश्य की, तो निश्चित तौर पर चुनाव आया है तो रैलियां होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी विकास कार्य किए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है, ठीक है पांडे जी, ये तो ये उसी विकास के, चलिए ठीक है पांडे जी, एक बार मैदान में उतरेगी। और सुनिए भाई साहब, सुनिए भाई साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये तो बहुत सीधा सीधा सवाल था जो मैं पूछा, ऋषि से भी पूछ रहा था, आपसे भी पूछा। कुछ होंगे, कुछ टफ सवाल होंगे। कितना आसान है क्या? जितना आसानी से आप सारा पैरामीटर गिना दिए, ये विकास, ये मॉडल, ये किया, वो किया, ये सारी चीज़ें जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता आंख मूंद करके बीजेपी को वोट दे देगी, ऐसा है क्या सर? ये तो चमत्कार हो जाएगा ना। ये तो अपने ये तो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक, कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, वहां पर इस तरह के दावे के बाद कोई वोट कर दे तो बहुत बड़ा चमत्कार है सर। मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। अब सर थोड़ी देर के बाद तरुणिमा श्रीवास्तव जी के पास हम आते हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। राजनीति को मैं आता हूं सर, थोड़ी सी ऑडियो दिक्कत हो रही है आज, लेकिन चलिए। मैं कह रहा हूं कि 2014 के परिदृश्य को देखेंगे तो एकाएक नहीं आया था। हाँ। ये देश की जनता को बदलाव चाहिए था, देश की जनता को विकास चाहिए था और 2014 में एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश ने चुना। फिर 2017 का आपने चुनाव देखा और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बदहाली, गरीबी, भ्रष्टाचार, लूट, दंगा, जगह जगह पर कब्जा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बदहाली पहले हुई थी, हाँ। उसको देखकर लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने लेकिन सुनिए, सपा की सरकार को बदला। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, 19 में आप देखेंगे। ठीक है सर, ठीक है, सुनिए तो पांडे जी सुनिए तो अब मुझे बताइएगा, अगला जो सवाल मेरी तरफ से होगा, महंगाई पर क्या रणनीति है आप लोगों की, बेरोजगारी पर क्या रणनीति है? बेरोजगारी पर बड़े दावे हैं आप लोगों की तरफ से, लेकिन विपक्ष ने इतना ढोल पीट दिया आप लोगों के खिलाफ कि कोई रोजगार नहीं दिए और जनता के बीच में कुछ ऐसी चीजें इनकलकेट करने की कोशिश हो रही है कि वो बीजेपी के खिलाफ चीजें जा रही हैं। किसान आंदोलन भी आप लोगों के खिलाफ चीजें जा रही हैं। अब पता नहीं अब जाएगी या नहीं जाएगी, बड़ा सवाल है। कुछ मैं पूछना चाहूंगा इस पर, बिल्कुल मैं जानना चाहूंगा, लेकिन अब इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं यही चाह रहा था स्क्रीन पर देखना, एक एक करके जुड़ना बड़ा अजीब लगता है, फिर सवाल किससे पूछें, क्योंकि कुछ अहम सवालों के बाद जो अहम सवाल होते हैं वो पार्टी विशेष के आधार पर तय किए जाते हैं। मैं आता हूं इस वक्त, हमारे साथ और भी कई मेहमान जुड़ चुके हैं। विनय सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विनय जी बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। इसके बाद डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं आता हूं विनय जी के पास, मैं आता हूं। विनय जी, अखिलेश यादव जहां भी जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, खूब भाषण दे रहे हैं, खूब प्रहार कर रहे हैं, खूब वार कर रहे हैं। 2017 से लेकर के 2022 से, मतलब पूरे 4-4.5 साल का हिसाब किताब जो है ना, योगी सरकार का हिसाब किताब जनता के बीच में डाल रहे हैं। अब मुझे बताइए कि क्या ऐसे भाषणों से, ऐसी रैलियों से क्या उत्तर प्रदेश की जनता को साधने में कामयाब होगी समाजवादी पार्टी? क्योंकि इतने कलंक हैं आप लोगों के ऊपर लगे हुए 2012 से 2017 के दरमियान कि उसे धोते धोते जो है 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाएगा, तब तक चुनाव आ जाएगा, जनता का माइंडसेट बदल नहीं पाएगा। बताइए सर। गौरी शंकर जी, कलंक की बात जब आप करते हैं तो थोड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा कलंक लगा हुआ है, जिसने अन्नदाताओं को अपने थार से कुचल करके गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने, और 120 का मुजरिम गृह राज्य मंत्री भाजपा सरकार में जब होता है, तब जनता पूछती है। आज जो भी आप विकास देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हाँ। सारा विकास समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट के एक मिनट विनय जी मुझे ले लीजिए, चाहे लोहिया अस्पताल ले लीजिए, कैंसर अस्पताल, स्टेडियम ले लीजिए, सुनिए विनय जी, सिलसिलेवार बात करते हैं, सिलसिलेवार बात करेंगे आपसे, सिलसिलेवार। भाई साहब सुनिए ना, सुनिए का विकास ले लीजिए, सुनिए भाई साहब सुनिए, तो सिलसिलेवार बात करेंगे कि बेरोजगारी का मुद्दा आपने उठाया। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद आपके सामने आऊंगा। बेरोजगारी का मुद्दा आपने उठाया,
कैसे कंपेयर कर रहे हैं? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, किसानों के साथ अन्याय, साथ ही साथ महंगाई, कैसे कंपेयर कर पाएंगे? जनता के बीच इस चीज़ को कैसे लेकर के जाएंगे? क्योंकि जनता ही दरअसल चुनाव दाता है, और चुनाव दाता के सामने आपको तमाम तर्कों के साथ उसे समझाने की कोशिश होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चले, ब्रेक के बाद स्वागत है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पार्टी कहें तो पार्टियां, यानी कि सियासी पार्टियों की अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे, गंभीरता बढ़ती जाएगी, डर बढ़ता जाएगा, धड़कन तेज होगी, क्योंकि जनता का मिजाज भी उसी हिसाब से बदलता जाएगा। चलिए, इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ हैं। उमा शंकर जी के पास इस वक्त आते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी, आपका स्वागत है सर। सर, एक बात बताएं, आप गंभीरता मैं जो देख पा रहा हूं, कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में इस वक्त जिस तरह का दंगल छिड़ने वाला है, दंगल वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां बहुत ही एक्टिव नजर आ रही हैं। मुझे उमा शंकर पांडे जी से जानना है कि कांग्रेस इस बार, है ना, कांग्रेस इस बार जिस तरह से एक्टिव है, रायबरेली से कहां तक निकलने की पूरी उम्मीद दिख रही है डॉक्टर उमा शंकर पांडे को? देखिए गौरी शंकर जी, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, और मुझे लगता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो काम कर रही हैं, और इसकी शुरुआत उम्भा से हुई थी मुझे जहां तक याद है, और ये उत्तर प्रदेश की जनता की पीड़ा के साथ खड़े होने जैसा था, उनकी आवाज बनने जैसा था। हाँ। और ये यात्रा वहां से, अगर प्रियंका गांधी जी के संदर्भों में बात करें तो वहां से शुरू ये यात्रा आज महोबा की रैली तक पहुंच चुकी है। इस बीच तमाम पड़ाव आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, अजय लल्लू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में देखे हैं, आवाज बनी है, लोगों की पीड़ा को आवाज दिया है, और उत्तर प्रदेश के जो सत्ताधीश है उनका जो तानाशाही पूर्ण रवैया है, जो लोकतंत्र के खिलाफ काम करने का तरीका रहा है, उसके लिए प्रियंका गांधी जी लड़ती रही है। और ये मुझे लगता है कि सबने देखा है कि कैसे उम्भा में, कैसे शाहजहांपुर में, उन्नाव में, हाथरस में, लखीमपुर खीरी में, सीतापुर में, ललितपुर में प्रियंका गांधी जी हर जगह पहुंची हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता से। आज 4.5 साल से ज्यादा समय बीत चुके हैं, चुनाव आने वाले हैं, प्रचार प्रसार पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चेहरे चमकाने की कोशिश हो रही है। नोएडा, आप जेवर एयरपोर्ट का आपने देखा, अमेरिका की फोटो लगाई जा रही है, कहीं तमिलनाडु की फोटो लगा के ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने काम किया। और हकीकत क्या है कि महंगाई पर आपका वादा था, आप फेल हो गए। कानून व्यवस्था पर आपका वादा था, आप फेल हो गए। रोज उत्तर प्रदेश की धरती खून से लाल हो रही है। टीवी चैनल खोलिए तो कहीं हत्या है, बलात्कार है, डकैती है, छिनैती है। चलिए ठीक है उमा शंकर पांडे जी, आप एक लंबी लिस्ट के साथ, आरोपों की एक लंबी लिस्ट है, चुनाव है, उससे पहले लंबी लिस्ट जरूरी भी है ताकि पांडे जी के पास, वैसे दोनों पांडे जी है, नहीं ठीक है, एक भी मैं मेरे लिए तथ्य दे रहा हूं तो आप बताइए। मेरे लिए आरोप नहीं है, ये मैं इसको प्रूफ, उत्तर प्रदेश में कायम जंगल राज और गुंडाराज की यही तस्वीर है। मैं सर देखिए क्या है ना, ये सारे ऐसे आरोप हैं जो इन आरोपों की जो लिस्ट है बड़ी लंबी है, और मुझे तो लगता है कि इन आरोपों, जैसे कोरोना अपना स्वरूप बदलता रहता है ना, ये आरोपों, इस तरह के आरोप भी अपने स्वरूप बदलते रहते हैं, इसके अलग अलग वेरिएंट्स है। ये सभी पार्टियों की जब भी सरकार बनी है तभी इस तरह की चीजें रही हैं। लेकिन ये सारे सवाल मैं पूछूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। आता हूं मैं सर आपके पास, कृष्ण मोहन पांडे के पास में, कृष्ण मोहन पांडे से मैं पूछूंगा। एक मिनट सर, ऐसे आते हैं सर, आते हैं, हो गया सर, हो गया, आते हैं सर। तरुणिमा श्रीवास्तव, बहुत अच्छी बात आपने दरअसल उठाई उमा शंकर पांडे जी, मैं इस बात को जरूर लेकर जाऊंगा कृष्ण मोहन जी के पास। लेकिन तरुणिमा जी से एक सवाल मैं जो पूछना चाह रहा हूं, जरूरी मुझे लग रहा है, आम आदमी पार्टी पहले कहती थी तरुणिमा कि हम लोग बहुत ही गंभीर पार्टी हैं और
अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, ज़मीन को मजबूत कर रहे हैं, सियासी ज़मीन को और भी इस तरह से मजबूत करने की कोशिश हो रही है कि एक विकल्प के तौर पर हम उभरें। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि आपके तमाम बड़े नेता समाजवादी पार्टी के नेता से मेल मुलाकात कर रहे हैं। तो आप लोगों का जो ये कहना था ना, ये कहना था कि हम लोग अपने दम पर सारी चीज़ें तैयार करेंगे, फिर अचानक अलायंस, फिर मेल मुलाकात क्यों बढ़ने लगी? ये किस तरह की गंभीरता है आम आदमी पार्टी के अंदर? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव को गंभीरता से आप लोग ले रहे हैं या फिर कुछ प्रयोग कर रहे हैं? बताइए तरुणिमा जी। जी नमस्कार सभी को। जी जी। देखिए गौरी जी, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो इतनी इस सरकार से प्रताड़ित है कि वो अब एक नया विकल्प ढूंढ रही है और आम जनता के आवाज को लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भाजपा के प्रवक्ता हैं हमारे, उन्होंने एक बात कही जो बड़ी हास्यास्पद थी। उन्होंने कहा कि हमारा जो संगठन है वो संगठन इतना अच्छा काम कर रहा है कि लोगों तक, जनता तक घर घर जाकर अपनी हमारी जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं वो बता रही है। ये ही सबसे बड़ा हास्यास्पद बात है। इसका मतलब क्यों तरुणिमा जी, क्यों हास्यास्पद क्यों लगा? इसका तर्क दीजिए आप। देखिए मैं बताती हूँ, 5 साल में जो इन्होंने बोला कि हमने ये योजनाएं लागू की, इसका मतलब जनता तक वो योजना नहीं पहुंची, इसलिए इन्हें जाकर बताना पड़ रहा है। क्योंकि जी बता दूं कि घर घर योजनाएं पहुंच चुकी हैं, एक बार जनता के बीच में जाइए, आप लोग ऐसी कमजोर मत बनिए। अब एक मिनट तरुणिमा जी, मुझे बताइए कि आप एक मिनट आप पॉलिटिक्स में नहीं हो या फिर पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स को समझने में बिलीव नहीं करती हैं? आप क्या अरविंद केजरीवाल अपनी बातों को नहीं बताते क्या? अपनी उपलब्धि को नहीं? आप लोग तो हर 2 लाइन के बाद बोलते हो कि बिजली फ्री, पानी फ्री, क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो आप लोग? लेकिन जनता तक आप जाइए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग भी काम नहीं कर रहे हैं, बस बोल रहे हैं क्या? आप लोग काम कर रहे हो तब बोल रहे हो ना। तो हर पार्टियों के पास हक है, ऐसा नहीं है। ये तो बड़ा अजीब लगा मुझे तो तरुणिमा जी, आपका वक्तव्य ही हास्यास्पद लगा। ऐसा होता है क्या? एक राजनीतिक पर्सन, एक पॉलिटिकल पर्सन अगर ये कहे, जो योजनाएं लागू, बोलिए फिर बोलिए। क्या वो वहां तक पहुंची? नहीं पहुंची है। आप जाकर जनता से पूछिए कि क्या योजनाएं पहुंची। मैं तो इनकी मैनिफेस्टो लेके बैठता हूँ, जो 35 इन्होंने मैनिफेस्टो बोला था। पहुंची नहीं पहुंची ये तो सवाल ही नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? वो पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन बोल तो सकते हैं ना, ही पहुंचा दिया। आप लोग भी बोल रहे हो, मतलब आप करो तो सब कुछ अच्छा है ना तरुणिमा जी। आप लोग कुछ भी कहो सब कुछ अच्छा, बाकी दूसरी पार्टियां कुछ भी करे तो सब गड़बड़ हो जाए। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, एक छोटा सा, फिर आते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पर देखिए विपक्ष के पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहुत ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सरकार के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। कन्फ्लिक्शन दरअसल यही है, चुनाव है तो एक कन्फ्लिक्शन भी जरूरी है, मजा इसमें भी है। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चले ब्रेक के बाद स्वागत है। चुनाव आने वाला है, वादों का पिटारा खुलेगा, पार्टियों की जो प्रचार का, पार्टियों का जो तरीका है वो बदलने वाला है, सियासी धड़कन बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता सब कुछ खामोशी के साथ देख रही है, चुनाव का इंतजार कर रही है। और यही वजह है कि तमाम पार्टियां दरअसल अपने चुनाव प्रचार को लेकर गंभीरता के साथ चुनावी मैदान में दिख रही है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। अब चलते हैं ऋषि के पास चलते हैं। ऋषि एक बात बताएं, आप ठीक है 3-4 महीने का वक्त अभी है, सब कुछ इससे पहले तय हो जाएगा किसकी क्या रणनीति है, लेकिन जो दावे तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से, हर लोग अपने अपने मुद्दे के साथ चलना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है कि जनता जो है, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उसी पर बिलीव कर लेगी, जो बीजेपी कह रही है उसी पर बिलीव कर लेगी, जो तमाम विकास का मॉडल दिखाने की कोशिश हो रहा है उस पर वोट मिल जाएगा? बताइए थोड़ा सा। देखिए नो डाउट योगी आदित्यनाथ की यदि सरकार के कार्य प्रणाली को देखेंगे तो कुछ उनके अच्छे कार्य भी हैं
कुछ ऐसे दाग हैं जो उनको मिटाने से मिटने वाले नहीं है। जैसे कोरोना काल में जिस प्रकार से माँ गंगा के आंचल में लाशें तैर रही थी, कोरोना का प्रबंधन शुरुआत में योगी सरकार का रहा, बाद में हालांकि उन्होंने कंट्रोल किया। उसके बाद दूसरा मुद्दा महंगाई को लेकर है, बेरोजगारी। जिस प्रकार से योगी जी ने 2017 में उन्होंने वादे किए थे कि 70 लाख नौकरियां जो है योगी सरकार, जो हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे, उसमें भी मुझे नहीं लगता है कि वो उसमें सफल रहे हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, आप देख लीजिए हर चीज का जो प्राइस है काफी ऊंची है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का चांस अच्छा है, एक पत्रकार के नाते यदि मैं एनालिसिस करूं, समाजवादी पार्टी का चांस अच्छा है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम, जैसे उन्होंने जिन्ना जैसे बयान, उन्होंने बीच में जिन्ना का नाम लिया कि महात्मा गांधी और इन लोगों के साथ उनकी जो तुलना किया, तो ऐसे बयान यदि अखिलेश यादव जैसे परिपक्व नेता देंगे तो फिर तो बीजेपी तो चाहती ही है कि जो अपोजिशन जो विपक्ष के जो नेता हैं या पार्टी है इस प्रकार का बयान दे, उनको आसानी होती है चलिए ठीक है बयानों को काउंटर करने में। चलिए तो मैं अखिलेश यादव, देखिए गौरी शंकर जी, मैं यदि लबोलवाब ये बताऊं तो अखिलेश यादव यदि डेवलपमेंट के मुद्दे पे योगी सरकार को घेरती है तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन बीजेपी के पीठ पे जाके जिन्ना जैसे बयान यदि वो देंगे वही तो फिर तो बीजेपी के लिए आसान है। हाँ, मैं दरअसल यही जानना चाह रहा था। मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद आऊंगा ऋषि। मैं विनय जी से इस पूरे मसले पर क्लियर करना चाहूंगा कि क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं, कहाँ तो इतनी, मैं लेकिन आऊंगा थोड़ी देर के बाद। उससे पहले कृष्ण मोहन पांडे जी के पास हम आते हैं। कृष्ण मोहन जी, एक बात बताएं, सब कुछ तो ऐसा लग रहा है, जो आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि सब कुछ पका पकाया, आरोप नहीं, इसको आरोप भी नहीं मैं बोलूँगा, कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए जो है एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि पॉलिटिकली जो है एक गिफ्ट के तौर पर चीज़ें आपको दी जा रही हैं, सब कुछ पका पकाया मिलता जा रहा है। अखिलेश यादव कुछ ना कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, खूब किताबें लिखी जा रही है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से, हिंदुत्व पर सवाल है ना, ISI और बाकायदा बोको हरम से उसकी तुलना, इसके बाद बाबर अच्छे लगने लगे, ये सब तमाम मुद्दे जो है बीजेपी इंतजार जैसे कर रही थी। क्या विकास की मॉडल से ये मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी हैं कृष्ण मोहन पांडे जी बीजेपी के लिए उठाने के लिए, या फिर आप लोग योगी मॉडल, विकास मॉडल, डबल इंजन की सरकार, इन्हीं सब चीज़ों पर आप पूरी तरह से बरकरार रहोगे, जनता को अपनी तरफ लाने की कोशिश करोगे? बोलिए सर। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की भी, पूरी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष स्पष्ट है कि हम उत्तर प्रदेश को मात्र और मात्र विकास की राह पे ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश को खुशहाली की राह पर ले जाएंगे, अधिक से अधिक रोजगार यहाँ होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन कहीं ना करे, हमारे उत्तर प्रदेश का रोजगार, उत्तर प्रदेश का युवा अपने ही गांव में, अपने जिले में, अपने क्षेत्र में रहकर और यहाँ पे रोजगार करे। हम ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सूक्ष्म रूप से विकास की दृष्टि पे इस बार चुनाव में आने जा रही है। परंतु अब रही बात अन्य दलों की, मैं थोड़ा सा अपने अरुणिमा जी का चर्चा करना चाहूंगा कि इसके पूर्व में इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा समय दीजिएगा आप। इन्होंने कहा कि मतलब आप जन जन तक जाके और आप पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब आपने काम नहीं किया। मैं प्रिय अरुणिमा जी को बता देना चाहता हूं कि इन्हीं की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और इन्होंने किसानों के पराली जलाने के लिए 40,000 रुपए का कैप्सूल खरीदा था, और उस 40,000 के कैप्सूल को बताने के लिए जनता से कि हमने 40,000 का कैप्सूल खरीदा है, उसके लिए 16 करोड़ का विज्ञापन दिया, 4,000 गुना ज्यादा इन्होंने विज्ञापन किया। इसका मतलब कि आपने 40,000 का वो खरीदा नहीं, लेकिन 16 करोड़ का आपने विज्ञापन कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है आपने, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी जो विधानसभा में उत्तर दी हुई है, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने, ये सदन में उन्होंने उत्तर दिया है कि 40,000 की हमने और वो कैप्सूल खरीदी है पराली के लिए, और 16 करोड़ का हमने विज्ञापन किया है। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में घटना हुई। अरे साहब, लखीमपुर में घटना हुई तो आरोप लगा, तो हमने उस आरोप के लिए
तुरंत उस व्यक्ति पर FIR कराई, जेल भेज दिया। लेकिन आपको याद होगा यही सिख दंगा था और जिन लोगों ने टायर डाल के जला दिया, कांग्रेस के मित्र ने, कांग्रेस के लोगों ने उस व्यक्ति को अपने साथ गलबा। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ। सुन लीजिए, उनको कैबिनेट में जगह मिली। हमने काम किया, ढेर सारे ऐसे काम हुए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी चलिए मैं एक मिनट रुकिए सर, परियोजना को आगे लेके बढ़ेगी और हमने जितने विकास कार्य किया है। कृष्ण मोहन पांडे थोड़ा सा रुकिएगा, एक मिनट कृष्ण मोहन पांडे जी थोड़ा रुकिएगा, आप रुकिएगा थोड़ा सा, कृष्ण मोहन पांडे। तरुणमा जी थोड़ा सा आप भी रुकिए, जो है मैं आता हूं विनय जी के पास आता हूं। विनय जी एक बात बताएं, आप ठीक है, जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया, फेल रही सरकार, हर जगह फेल रही, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम तरह की चीजें, लेकिन मुझे एक बात बताएं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप लोग सिर्फ भाषणों में क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उसके पहले मैं कभी नहीं देखा समाजवादी पार्टी के किसी नेता को। पिछले 2-4 महीने से आप लोग एक्टिव हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन उसके पहले ये तमाम मुद्दे ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी अपने पिटारे में रख रखी थी, चुनाव से पहले निकालना शुरू की है। हर भाषणों में, हर रैलियों में इसका मतलब रट्टा मार किया जाता है। बताइए सर, ऐसा है? अगर नहीं है तो बताइए कि नहीं है। अब हमें जरा सा 5 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ, देखिए, आपको अगर नहीं दिखा तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। आपको भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है, यह केवल उत्तर प्रदेश के अंदर झूठ बोलने का काम करती है। आप देखिए गोरखपुर के अंदर अभी अंकुर शुक्ला का हत्या हुआ है और हत्या होने के बाद जो अपराधी है उनके घर पर पुलिस की सुरक्षा दी जाती है और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कोई सुरक्षा, जंगल राज कायम है आज उत्तर प्रदेश के अंदर। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको कह दूं, ट्विटर से राजनीति नहीं चलता है। इसीलिए मैं सवाल पूछा था ना ऋषि, फुटेज हो दिखा दीजिए। सवाल तो इसीलिए पूछा था ऋषि। अब होता क्या है ना, विनय जी के साथ दिक्कतें हैं। सुनिए विनय जी, सुनिए विनय जी सुनिए, एक मिनट ऋषि, एक मिनट ऋषि, अपराधियों के डर से विनय जी एक बात बताएं। देखिए थोड़ी देर के बाद आप मुझे कहोगे कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं इसलिए ऐसा बात करें, लेकिन एक बात तो सच है ना, वो है, एक बात तो है सच। तब तो उस हिसाब से मुझे बताएं। देखिए ऐसा विनय जी, जब आप इस तरह के आरोप एलिगेशन लगाते हैं ना तो खुद भी कई चीजें सुनने के लिए तैयार रहिएगा। मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि विनय जी के पास ये आंकड़े कहां से आते हैं? कुछ विनय जी ने अपना कुछ इंसाइक्लोपीडिया खोल रखा है, वहां से निकाल करके ज्ञान देते हैं। मुझे तो नहीं दिखा सर, मैं क्लियर कट कह रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता को या जो आपको नहीं दिखा, मुझे ट्विटर पर दिखा, फेसबुक पर दिखा, है ना, फेसबुक पर दिखा, यूट्यूब पर दिखते थे। अभी 2 महीने से एक्टिव नजर आ रहे हो और भाषण देते हो विनय जी, और जब सवाल आपके ऊपर उठाया जाता है तो पत्रकार को जो है बीजेपी का प्रवक्ता बोलते हो आप। लेते हैं छोटा सा ब्रेकअप। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। अब सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के पास। बातचीत कर रहे हैं कि चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हैं, सबके पास अपनी अपनी रणनीति है, वार प्रहार है, जीतेगा वही जिस पर जनता की मुहर लगेगी, बाकी तो सब कुछ माया जाल जैसा ही लग रहा है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, बड़ी लंबी लिस्ट थी आरोपों की, आपने कहा कि आरोप नहीं है सच्चाई है, लेकिन एक बात बताइए, चुनाव से ठीक पहले आप कह रहे हैं कि ठीक है अलग अलग जगहों पर प्रियंका गांधी काफ़ी एक्टिव रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी दिल्ली से जाती थी, फिर एक्टिव होती थी, फिर दिल्ली आ जाती थी। तो कांग्रेस पार्टी, ये महेंद्र नाथ शुक्ला जी का लड़का अंकुर शुक्ला, ये गोरखपुर नीचे अपने घर के नीचे इन्होंने लगा रखा है कि मैं अपराधियों के डर से गोरखपुर छोड़ने के लिए मजबूर हूं। तो ये कौन है? मतलब ऐसे ही क्यों दिखा रहे हैं आप, ये तो बताइए। अब ऐसे ही आपने उठा करके ऐसे ही उठा के किसी का दिखा दिया। अब गोरखपुर में अब
कौन है, कैसे है, ऐसे ही थोड़े होता है सर विनय जी। जी नहीं, अरे है ना? दिखाऊं गोरखपुर में हत्या हुई है 2012 से 17 का आईना दिखाऊं क्या आपको? मालूम है 2012-17 का आईना दिखाऊं, छोड़ के भाग जाओगे भी डिबेट आप, है ना, छोड़ के भाग जाओगे। और कॉल करने के बाद भी 10 दिन तक नहीं आओगे मेरी डिबेट में कि कड़ा सवाल पूछ देता है। ये आजम 2012 से 2017 में क्या नाच सड़कों पर होता था अपराधियों का, दिखाओ आईना आपको, आईना दिखाओ। फर्जी जो है विनय जी, फर्जी इंफॉर्मेशन अपनी जेब में रखा करो आप, जो है ठीक है, अपनी जेब में रख करके घुमा करो फर्जी इंफॉर्मेशन, है ना। कितनी बार पूछा? चलिए मैं आता हूँ डॉक्टर उमाशंकर पांडे, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी पूछा है आपने, ये एक्टिव कांग्रेस, एक मिनट विनय जी, एक मिनट, ये सिर्फ आपका डिबेट नहीं है भाई साहब, ठीक है। किसी ने कह दिया होगा आप लोग को गलती, किसी ने कह दिया होगा कि अखिलेश यादव जीत रहे हैं, आप ही लोग की सरकार बन रही है, तो हावी हो जाइए डिबेट में भी, लेकिन ये नहीं चलेगा, आपका एजेंडा नहीं चलेगा यहाँ पर किसी का एजेंडा नहीं चलेगा, है ना। फर्जी इंफॉर्मेशन अपने पॉकेट में रखो और आंकड़े के साथ आया करो, ठीक है, आंकड़े के साथ आया करो। चलिए मैं आता हूं डॉक्टर भाई साहब, ऐसा है ना, आप जो है आप अपना एजेंडा अपने ढंग से चलाइए, यहाँ नहीं चलेगा आपका। बीजेपी प्रवक्ता बुला लिया कीजिए, उमाशंकर, गौरीशंकर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के अंदर गौरीशंकर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अपना काम कीजिए भाई साहब, जितना उतना है तो काम कीजिए, है ना। क्योंकि गौरीशंकर को क्या मतलब है आप जीते आ रहे हैं? सवाल पूछ रहा हूं तो बताइए। पत्रकार है, चौथे यहाँ पत्रकार हैं आपके जैसे जो है ना, आपके जैसे प्रवक्ता, आपके जैसे वैसे प्रवक्ता नहीं है, जिनके पास एक आंकड़ा नहीं है, फर्जी इंफॉर्मेशन लेकर के हावी होने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, बहुत कम वक्त रह गया सर, यही दिक्कत है ना सर, यही दिक्कत है, आपका समय वो खा गया। मुझे थोड़ा सा एक बात बताए, ये जो है आरोप लगा कि पर्यटन पॉलिटिक्स हो रही है कांग्रेस के अंदर, प्रियंका गांधी दिल्ली में रहती हैं, कुछ होता है यूपी जाती हैं, फिर दिल्ली, फिर यूपी, फिर दिल्ली, और फिर अभी ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है कि आप लोग खूब एक्टिव है और एकदम से चारों तरफ से बीजेपी को आपने घेर लिया, आप ही की बात जनता मानेगी। बताइए सर, इतनी गंभीरता से इस बात को सोचने की जरूरत है या फिर पूरी तरह से हवाबाजी है? बताइए सर। 30 सेकंड सर, 30-40 सेकंड। पहले तो मेरा एक कंप्लेंट ले लीजिए कि प्लीज अगर आपको कांग्रेस पार्टी को टाइम नहीं देना है तो अपनी डिबेट में प्लीज मत बुलाया करिए सर। टाइम सर देखिए सर, ऐसा है, करने दीजिए, आप मुझे बात करने दीजिए। 40 सेकंड है, बोलिए सर, 40 सेकंड है, बोलिए, समय खत्म हो गया। 40 सेकंड ही आप हमको देंगे? ये क्या तरीका है कि आप हमको 40 मिनट बिठाते हैं? समय खत्म हो गया, 40 सेकंड देते हैं। ऐड नहीं चलाएं सर, क्या बात रखूं बताइए? ऐड नहीं चलाएं, मैं क्या बात रखूं? ऐड नहीं चलाएं, बताइए। नहीं चलाइए, आप चलाइए, लेकिन जो टाइम आप सपा और भाजपा को दे रहे हैं वही टाइम मुझे भी थोड़ा सा दे दीजिए। सबको मिल रहा है सर, आप बात सुन लीजिए। हाँ, बोलिए जल्दी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी उत्तर प्रदेश के बनारस से सांसद हैं। कोरोना काल से लेके उसके बाद 8 महीने तक वो उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं आए। उनसे किसी ने प्रश्न किया क्या गंगा मैया के बेटे बनकर आए थे? कोरोना काल में उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, काशी के लोग ऑक्सीजन और दवा हॉस्पिटल की कमी से जूझते रहे, मरते रहे, रोते रहे, तड़पते रहे, बिलखते रहे, लेकिन गंगा मैया का बेटा दिखाई नहीं दिया। प्रियंका गांधी जी लखनऊ में रहती हैं, जिसको पीड़ा तकलीफ हो वो जाए, वो दिल्ली क्यों नहीं जाएंगी? वो देश की नेता है, दिल्ली नहीं जाएंगी क्या? चलिए ठीक है सर, अपने घर पे हैं। चलिए ठीक है सर, आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।